नमस्कार दोस्तों, प्रेप एकेडमी पे आपका स्वागत है, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आप हमसे जुड़ रहे हैं आपके अपने चैनल प्रेप एकेडमी पे, जहां आप उससे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैं हूं आनंद। और दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में बात हुआ था आपसे कि किस तरह से भारत के भौगोलिक स्वरूप की बात किए थे हमने। और आगे भी जो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। इसके 2 लेक्चर में लिया। पिछली वीडियो में एक लिया था, उसमें भौगोलिक स्वरूप के कुछ डायग्राम बताया था, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा हमने कर लिया था आपसे। और इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि अभी भौगोलिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप में और क्या क्या बचा हुआ है आपका, जो आज पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप में ही दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस देश में हम रहते हैं, कम से कम वहाँ की जो जोग्राफिकल स्टेटस है उसको जानते हैं। तो जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं सुनने को, जानने को, उसको हम बेहतर तरीके से जान और समझ पाते हैं। कभी कभी न्यूज़ चैनलों में किसी जगह या प्लेस के बारे में आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो जगह है कहाँ एक्चुअली में। अगर आप मैप को, डायग्राम को थोड़ा सा देखे रहते हैं तो चीज़ें समझने में थोड़ी बहुत आसानी होती है। कौन से क्षेत्र में कहाँ बाढ़ आया है, कहाँ भूकंप का क्षेत्र स्थिति बनी हुई है, और कहाँ पे कौन सी नदी का अपवाह बिगड़ गया है, कहाँ पे कोलैप्स हो रहा है बिल्डिंग का, कहाँ पे ये सब जो चीज़ें होंगी, प्राकृतिक घटनाएं और मानव जनित जो भी घटनाएं होंगी, वो सारी चीज़ें आपको हमेशा न्यूज़ चैनल में सुनने को आएंगी। लोगों को आपस में बात करते हुए आप देखेंगे, तो ये मन में एक कौतूहल सा रहता है कि आखिर ये जगह है कौन सा। तो दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बताना ये चाहूँगा कि जब हम उस मैप के ज्योग्राफिक स्टेटस को जानेंगे, जब उस जगह के कि आखिर उसका फिजिकल क्या है, उसका पॉलिटिकल कौन कौन से देश, उसमें कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से देश हैं, जब विश्व की बात करेंगे तो वो चीज़ें और अच्छे से समझ में क्लियर होने लगती हैं। और जब हमारे एग्ज़ाम में वो सब सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो चीज़ें तुरंत ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ऐसा फील होने लगता है। और अब जो विकल्प आते हैं उसमें से आपका टिक हो जाता है सही में। तो दोस्तों, भौतिक स्वरूप की चर्चा करने के लिए 2 चीज़ मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक भारत की फिजिकल मैप को बनाऊंगा, एक भारत के पॉलिटिकल मैप को बनाऊंगा, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिजिकल मैप की बात करते हैं तो हमारा भारत कुछ है इस तरह से। दोस्तों, डायग्राम आप लोग अच्छा बना लेते हैं। आप देखिए, ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया ही था कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ है। जहाँ पिछली वीडियो में हमने अब चर्चा किया था कि ये पीओके का क्षेत्र रहा, जो अभी काफ़ी विवादित रहा हमारे न्यूज़ चैनलों में। हमारे जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर के जो राज्य थे उनको यूटी बनाया, जो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि उनको यूटी बना देगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी। तो पीओके का ये क्षेत्र है और ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, जिसको चीन ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। इधर हमारा ये सिक्किम का क्षेत्र है, यही नेपाल का है, भूटान का क्षेत्र है यहाँ, और कुछ ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं। तो उन मैप को फिजिकल में मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ आपको कि क्या है। अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप में भारत को अगर हम डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र भारत में आता है, तो दोस्तों इधर दिख रहा होगा अगर आपको। तो पहला, अगर हम भारत की बात करें तो कुछ इधर जो क्षेत्र होंगे हिमालय के क्षेत्र होते हैं, हिमालय के क्षेत्र हैं, ये हिमालय के क्षेत्र हैं आपके। तो हिमालय की चर्चा होगी, हिमालयी क्षेत्र। एक एक क्रम करते हुए मैं इस सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। इधर जो कुछ एरिया है ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र।
बीच का जो एरिया होता है यहाँ पे, जिसको मध्य उच्चवर्ती भूमि कहते हैं, मध्य उच्चवर्ती भूमि का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो उसका ये वाला जो पार्ट होता है इधर का, जो समुद्र की तरफ, अरब सागर की तरफ और हिंद महासागर की तरफ, ये इधर हिंद महासागर है, इधर अरब है आपका, और इधर है बंगाल की खाड़ी। ये भारत के फिजिकल मैप की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, जो फिजिकल मैप है हमारे। इसको बताने के बाद, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर आप अपने जो ऑक्सफोर्ड की जो एटलस है या जो भी आपके पास संसाधन है उसको आप देख लीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें तुरंत आपको याद हो जाएंगी, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो मध्य उच्चवर्ती भूमि है, हिमालय का क्षेत्र है, ये हमारा मैदान है, ये हिमालय का क्षेत्र हुआ। ये मध्य उच्चवर्ती भूमि थी, इधर का क्षेत्र है जो, और दक्कन का पठार इसको बोलते हैं, ये दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार हो गया आपका। और ये कुछ तटीय मैदान होते हैं, ये पूर्वी तटीय मैदान है, इधर का एरिया आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पूर्वी तटीय मैदान, जिसको हम तटीय मैदान ही कह लेते हैं, तटीय मैदान। और इधर का एरिया आपको जो पड़ रहा है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो थार मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र माना जाता है, जो राजस्थान में है। तो तटीय मैदान इधर आपके हुए अंडमान निकोबार, इधर हुए लक्षद्वीप। तो इसको अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है, जो हमारे द्वीपीय द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दोस्तों, अगर इस तरह से आप डिस्क्राइब करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें क्रम वाइज होती चली जाएंगे और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आने लगा कि कौन कौन सा क्षेत्र हमारे भारत में है। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये हिमालय क्षेत्र है आपका, ये मैदानी क्षेत्र है। मध्य उच्च भूमि है, जिसमें मालवा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र ये सब आते हैं। दक्कन का पठार है, जो हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से हैं, जो हमारे विषुवत रेखा की तरफ हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ का एरिया उत्तर क्षेत्र के अपेक्षा इधर गर्मी ज़्यादा है। और तटीय मैदान जो होते हैं कौन कौन से हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान जो हमारे हैं, इनसे भी कब क्वेश्चन आते हैं। अभी भी एक क्वेश्चन आया था आपके RO 2016 में आया था, तो अभी बताऊंगा मैं इसे। और द्वीपीय द्वीप जो हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे इधर का एरिया अंडमान का है, इधर का निकोबार का है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो इंदिरा पॉइंट यहीं पे है, निकोबार में। तो ये सारी चीज़ें फिर से आपकी रिवाइज हो रही होंगी। आप क्लास पे इस तरह से बने रहिएगा ताकि पिछली क्लास को अगली क्लास से जब आप कनेक्ट करेंगे तब चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आपको आने लगेंगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो आइए एक एक जो भी पार्ट है, हम जो इसके फिजिकल मैप है भारत का, उसको हमने जो डिस्क्राइब किया, तो उसके एक एक पार्ट को लेकर हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से फिजिकल मैप है इसमें। दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र की हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग सुने ही होंगे अक्सर हिमालयी क्षेत्र के बारे में, कि हमारा जो हिमालय है वो उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थापित है।
और ये हमारा हिमालय जो है हमारा जो हिमालय है ये उत्तर क्षेत्र में है। हिमालय क्षेत्र भारत के उत्तर में है। आप डायग्राम को बस समझने की कोशिश करिएगा, वो कैसा बना है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, हमें ये समझना है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। तो हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो हिमालय की जो अवस्थिति है भारत के उत्तर में है। ये चूँकि गोंडवाना लैंड का भाग है भारत जो है, तो ये जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड की चर्चा करूंगा। अभी जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं इसको बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको एक बार दिमाग में रखिएगा कि उसके कारण बीच में एक टेथिस सागर था, और टेथिस सागर जब अंगारा गोंडवाना लैंड में जब संकुचन की अवस्था होती है तो टेथिस सागर में जो मोड़ पड़ जाते हैं उसकी वजह से हिमालय के ये क्षेत्र की उत्पत्ति होती है जो सागरों में अवसाद थे। तो हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हिमालय की अवस्थिति भारत के उत्तर में है, इसलिए ये भारत के जो ऋतु परिवर्तन मौसम परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो यहाँ के जलवायु है उसके लिए ये अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनें हैं उसको हमारा हिमालय पर्वत रोक देता है, और भारत जो है वो एक ठंड या ध्रुवीय प्रदेश होने से बच जाता है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि उच्च उपोष्ण कटिबंध के जलवायु है, और दक्षिण जो एरिया है भारत का वो उष्ण कटिबंध के है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के समीप है। हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र को हम इधर पामीर घाट है, पामीर घाट इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है, इधर तिब्बत का क्षेत्र है, इधर तिब्बत का क्षेत्र है। तो पश्चिमी हिमालय का ये एरिया हुआ पूरा, मध्य हिमालय का ये एरिया है, मध्य हिमालय का, और इधर जो है वो हमारे पूर्वी हिमालय आते हैं। तो अगर हिमालय के क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय हैं। अब इसमें कौन कौन से पर्वत हैं हिमालय क्षेत्र में, और पर्वत कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो उसको देखते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में जब हम देखेंगे तो इधर ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर है, सबसे ठंड प्रदेश है हिमालय के क्षेत्रों का, ट्रांस हिमालय। इधर आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, और इधर का जो क्षेत्र है वो इसके दक्षिण में बढ़ते चले जाएंगे तो मध्य और निम्न, मध्य या निम्न हिमालय है, मध्य या निम्न हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी। शिवालय चूंकि शिवालिक श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी है। अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम जो हिमालय की श्रेणी है वो कौन सी है, तो वो शिवालिक श्रेणी है। ये हमेशा अभी भी बनते क्रम में चल रही है, क्योंकि अवसाद और निक्षेपण की प्रक्रिया बराबर होती रहती है इन क्षेत्रों में। मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करें श्रेणियों की, पर्वत श्रेणियों की, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, निम्न मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी है। तो यहाँ पे है ट्रांस हिमालय में आपका जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इस तरह से, काराकोरम अक्सर चर्चा में रहता है ये क्षेत्र, काराकोरम, लद्दाख जो अभी
हमारे न्यूज़ में भी था कि लद्दाख को यूटी घोषित कर दिया गया है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी इसमें हैं। ये सबसे ठंडे प्रदेश हैं हिमालय के क्षेत्र में। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी हैं यहाँ पे। इधर का जो एरिया है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का, भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सिक्किम है और जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बात करें तो पटकाई-बूम जो श्रेणी है, इधर मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, सॉरी, ठीक है, मेघालय का ही पठार है, जहाँ पे 3 जो श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। आपने नाम सुना होगा, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। तो गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ 3 मेघालय के पठार में श्रेणियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ की जनजातीय जो निवास करते हैं, उन्हीं के नाम पर इन पर्वत श्रेणियों को भी गारो, खासी, जयंतिया कहा गया है। अक्सर जो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि इनका एक क्रम लगाइए कि गारो, खासी, जयंतिया के जो पहाड़ियाँ वो किस क्रम में हैं, तो वो इसी क्रम में है, गारो, खासी और जयंतिया के ही क्रम में है। ये हमारे मेघालय के पठार में होगा। तो हमने अभी क्या बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या निम्न हिमालय, शिवालिक श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर इधर है, धौलाधर श्रेणी है। तो अक्सर इनसे ये क्वेश्चन बनते रहते हैं कि जो एक हमारे जो सबसे ऊंचे चोटियाँ जो होती हैं, उनसे 1-2 क्वेश्चन आप कभी कभी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। एक तो होता है कि एवरेस्ट जो है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत को कहा जाता कि सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, नाम आपने सुना ही होगा, K2 गाडविन ऑस्टिन है और ये भारत की है। पर अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि भारत में जो ये K2 गाडविन ऑस्टिन है, ये पीओके के क्षेत्र में पाया जाता है, जो अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। देखा जाए तो एक तरह से है नहीं, पर चूँकि भारत अभी अब भारत का ये क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन ये इसी पीओके के क्षेत्र में है। अब वर्तमान में अगर कभी कभी क्वेश्चन में आ गया कि वर्तमान के जो उसकी स्थिति है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऑप्शन में K2 गाडविन ऑस्टिन ना हो तो आप कंचनजंगा को टिक लगाएंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी। पर अगर ऑप्शन K2 गाडविन ऑस्टिन दिया है तो आप इसको टिक करेंगे। तो ये जो हिमालयी क्षेत्र थे उनके बारे में हमने चर्चा की है यहाँ पे। और इधर पूर्वी हिमालय की भी हमने बात किया है, जिसमें मेघालय का पठार बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस पठार का कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठती हैं तो आके मेघालय के पठार पर सबसे पहले टकराती हैं। ये हवाएं कुछ बंगाल की खाड़ी से होते हुए, उत्तर पूर्व से होते हुए और उत्तर पश्चिम की तरफ चली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेघालय के पठार में बारिश करती हैं। जो आपने पढ़ा होगा किताबों में अपने कि चेरापूंजी पहले दिया था कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इस समय मासिन राम है, तो वो क्षेत्र खासी में ही है, गारो खासी जनते में खासी क्षेत्र में है, जो मेघालय के पठार में है। तो हिमालय क्षेत्र की चर्चा हमने यहाँ पे कर लिया है। इतनी चीज़ें अब
आपकी क्लियर हो गई होंगी, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन डालिए, वो हम बताएंगे आपको। तो पर्वत श्रेणियों की बात हो गई, जो चोटियाँ थी उनकी हमने बात कर लिया है। अब आइए मैदानी क्षेत्र की। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ छूट गया है हिमालयी क्षेत्र में। कभी कभी इससे क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। तो हिमालयी क्षेत्र की जो इस पर्वत श्रेणियों की बात में कभी कभी इसको परपेंडिकुलर टाइप में भी इसको डिवाइड कर लिया जाता है कि सिंधु नदी हमारी है, सिंधु, ये सतलज हुआ, सिंधु सतलज, काली नदी, कुछ इधर है काली नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में बहती है, अरुणाचल असम में, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु सतलज काली ब्रह्मपुत्र, जिसमें सिंधु का क्षेत्र जो होता है, सिंधु से सतलज के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, जब हिमालय अभी हमने इस तरह से श्रेणियों में हिमालय को डिस्क्राइब किया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक श्रेणी थी। अब सिंधु सतलज की बात करें तो पंजाब हिमालय, जिसको सिंधु हिमालय भी कहते हैं। इसका पूछता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो सिंधु और सतलज के बीच में, पंजाब हिमालय के बाद सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, और काली और तिस्ता है, ये तिस्ता नदी है, तो काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ये कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, अगर हिमालय क्षेत्र से आना होता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को वो बनाएगा कि कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो सतलज और काली। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तिस्ता। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। अब इसको याद कैसे करेंगे थोड़ा सा, कि सिंधु जो और सतलज है, जो नदियाँ बहती हैं, वो अक्सर पंजाब के क्षेत्र में सतलज है, सिंधु जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। तो इधर का एरिया आप पंजाब से याद रखिए कि पंजाब में सतलज नदी बहती है, तो पंजाब हिमालय हो गया। कुमायूं हिमालय जो है, ये उत्तराखंड का कुछ रीजन है, कुमायूं क्षेत्र नाम आप सुने होंगे कि उत्तराखंड में कुमायूं है। तो सतलज और उसके बगल में काली जो नदी है इधर, तो सतलज और काली के जो क्षेत्र है नदियों का, उसमें कुमायूं हिमालय। अगर मैप आपको फिजिकल का थोड़ा सा याद हो रहेगा तो आप ये देखेंगे कि नेपाल की अवस्थिति किधर है। तो नेपाल की अवस्थिति हमारे सिक्किम के पास में है, तो ये नेपाल हिमालय होगा, जहाँ पे हमारा गोरखपुर का क्षेत्र है, अगर यूपी में इधर आ जाता है। और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में आती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इधर का एरिया असम के नाम के ऊपर असम हिमालय हो गया। इस तरह से आप इस चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो हिमालय क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा आपसे कर लिया है। अब आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जिस तरह से लाइक शेयर और कमेंट करेंगे उससे हमारी एनर्जी होगी, कम से कम ये हमें पता तो चलेगा कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और हमारे अंदर 100% देने की कैपेबिलिटी और क्षमताएँ बढ़ती चली जाएंगी। हम और भी मेहनत करेंगे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझाएँ। तो दोस्तों आइए आगे हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं। मैप जरूरी है, मैप से ही आपको चीज़ें डिक्लेयर हो सकती हैं। अगर बार बार मैप मैं बना रहा हूँ इसीलिए ताकि ये मैप आपके नज़र में रहे, ध्यान में चढ़ जाए, क्योंकि मैप अगर आप जानते रहेंगे तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इनसे होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं भी समझ में आती, अगर आप मैप देखें तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र इधर था, हिमालय क्षेत्र की हमने चर्चा कर ली। इधर मैदानी भागों की हम बात करते हैं।
तो मैदान कैसे बने? हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जब मैदानी क्षेत्रों में अपने अवसादों का निक्षेपण करती हैं तो पूरा ये जो क्षेत्र बनता है, जो जलोढ़ नदी होती है, तो उसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यानी कि हिमालय अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर जो भी नदियों के साथ बहाते हुए लेके आएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ लेके जाता है, तो अपने रूट के डाइवर्जन में कहीं कहीं नदी का विसर्प होता है, कई नदियाँ मुड़ती हैं ऐसे ऐसे, तो जहाँ मुड़ती हैं वहीं पे अपने अवसादों का निक्षेपण करती हैं। निक्षेपण का मतलब ये होता है कि अपने साथ लाई हुई मिट्टी और ढेर को एक जगह कहीं छोड़ देना या इकट्ठा कर देना, इसी को निक्षेपण कहते हैं। शब्द थोड़ा सा लगते हैं कि ऐसे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, पर वो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मली समझिए कि नदी अपने द्वारा लाई हुई जो भी अवसाद हैं, जो भी मलबे हैं, जो भी कंकड़ पत्थर है, उसको एक जगह इकट्ठा करते हुए आगे विसर्प करते हुए, या विसर्प का मतलब होता है घूमना मोड़ना, तो विसर्प करते हुए चलती हैं। तो इधर जो क्षेत्र बनता है वो मैदानी क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसको भी 3 डिवाइड कर लेते हैं। इधर का जो एरिया होता है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कह लेते हैं, मध्य मैदानी क्षेत्र और मध्य मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इस तरह से मैदानी क्षेत्र को डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे चीज़ें समझने में और आसान हो जाएंगी। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ये आपका राजस्थान का क्षेत्र आता है। इधर राजस्थान का क्षेत्र आता है जहाँ पे थार मरुस्थल है। मैदानी क्षेत्रों के मध्य मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इसके 2 डिवीज़न हो जाते हैं। एक तो होता है कि जो रुहेलखंड का क्षेत्र है जिसको ऊपरी मैदानी क्षेत्र कहते हैं, एक होता है मध्य मैदानी क्षेत्र में ही ऊपरी मैदानी का क्षेत्र, निम्न मैदान का क्षेत्र होता है। ऊपर मैदान का क्षेत्र और निम्न मैदान का क्षेत्र होता है। रुहेलखंड का क्षेत्र और रुहेलखंड का क्षेत्र है। राजस्थान का क्षेत्र हुआ। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में बिहार और सारंग और मिथिला का क्षेत्र आता है। बिहार, सारंग और मिथिला का क्षेत्र आता है। जिसको अक्सर आपने सुना होगा कि पूर्वी लोग कहते हैं बिहारियों को, तो बिहार है कि पूर्वी क्षेत्र के हैं, तो वो पूर्वी मैदान क्षेत्र के नाम पर ही है, उसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। वो क्षेत्र ही ऐसा है कि पूर्वी मैदान क्षेत्र है जो बिहार, सारंग, मिथिला का क्षेत्र है। मध्य मैदानी क्षेत्र जो होते हैं जिसमें उच्च मैदानी क्षेत्र होते हैं और निम्न में बांटते हैं, तो रुहेलखंड का क्षेत्र होता है ये उच्च, और निम्न मैदानी क्षेत्र में जो हमारा यूपी है और पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, यूपी का पूरा क्षेत्र कवर हो जाता है इसमें। तो मैदानी क्षेत्रों की चर्चा हमने कर लिया। जब हम मिट्टी के बारे में आपको बताएंगे तो उसी समय हम बता देंगे कि मैदानी क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो बांगर, खादर, कौन सी मिट्टियाँ होती हैं, वो मिट्टी में ही जब हम चर्चा करेंगे तो मैदानी क्षेत्र को एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब करेंगे। मध्य उच्चवर्ती भूमि की बात करते हैं। फिर से आप नक्शा देखिए, तो मध्य उच्चवर्ती का क्षेत्र ये हुआ आपका। जो मध्य उच्चवर्ती क्षेत्र है, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, इधर मैदानी क्षेत्र है और इधर हमारा दक्कन का जो पठार है, मध्य उच्चवर्ती उसको अलग करती है। यहाँ पे एक श्रेणी पाई जाती है, आप सब लोग से अक्सर एग्जाम में पूछता है, वो है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर। तो अरब मध्य उच्चवर्ती की बात कर रहे हैं हम, तो मध्य उच्चवर्ती क्षेत्र में भी उत्तर का मध्य उच्चवर्ती क्षेत्र होता है, दक्षिण का मध्य उच्चवर्ती क्षेत्र होता है। उत्तर के मध्यवर्ती क्षेत्र जो होते हैं वो
मैदानी क्षेत्रों की तरफ होते हैं, और दक्षिण का जो होता है वो दक्कन के पठार की तरफ होता है। तो उसमें जो कभी कभी समानताएं आपको देखने को मिलती हैं कि कुछ समानताएं दक्कन के जो यहाँ मिट्टी का अगर हम चर्चा करें तो उसमें बताएंगे कि इसकी भी समानता इसमें मिल रही है और इसकी भी समानता मैदानी क्षेत्रों की भी कुछ समानताएं मिलती हैं। तो इस तरह से जब कोई चीज़ दो जगह आपस में सड़ती है तो उनकी दोनों की प्रॉपर्टी कुछ इसमें दिखने लगती हैं, वो हर जगह होता है ऐसा। तो मध्य क्षेत्र में अरावली की ये श्रेणी आपकी हो गई। अरावली की श्रेणी हमारे जो जलवायु क्षेत्र है, उस जो हमारा यहाँ का नदी का प्रवाह तंत्र है उसको निर्धारित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जब पूर्वी बंगाल से हवाएं चलती हैं, मानसून में जब बताएंगे कि पूर्वी बंगाल से जो हवाएं चलेंगी वो अरावली श्रेणी से टकराएंगी और कुछ इनमें वर्षा की जो स्थिति होती है तो कुछ इधर हो जाती है, और पीछे का जो एरिया पड़ जाता है राजस्थान का वो हमारा सूखा क्षेत्र हो जाता है, और इसलिए वहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है जब मैक्सिमम वर्षा इधर, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो चलती हैं वो बारिश करते हुए चलती हैं, और जब करते हुए ये दिल्ली के क्षेत्र तक पहुँचती हैं तो उनकी गति भी धीमी हो जाती है, उसमें नमी भी कमी हो जाती है। तो ये हम जब वर्षा का जिक्र करेंगे आपसे तो उसमें अच्छे से बताएंगे। तो राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य उच्चवर्ती की बात कर रहे थे जिसमें मालवा का पठार है। अब मालवा के पठार के बाद फिर इधर मालवा का पठार हो जाएगा, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, इधर छोटा नागपुर का पठार है। ये क्रम है फिजिकल को समझने का। तो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार से ही इधर जो एरिया पड़ता है यहाँ पे मालदा गैप है, मालदा गैप, और मेघालय का पठार कुछ और नहीं, ये हमारे जो पठार हैं उन्हीं का एक क्षेत्र है मेघालय का पठार, जो मालदा गैप के कारण अलग हो गया है। पहले ये सारी चीज़ें जब जुड़ी हुई थी तो सब एक में थी। तो मध्य उच्चवर्ती में उत्तर मध्यवर्ती उच्चवर्ती भूमि और दक्षिण मध्य उच्चवर्ती भूमि की हमने चर्चा कर लिया, जिसमें अरावली श्रेणी है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार है। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, इसको समझते रहिए। दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं। ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है। दक्कन के पठार जो क्षेत्र है वो अक्सर आप देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के जो क्षेत्र हैं इन सब क्षेत्रों में उनकी, और तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी जब पॉलिटिकल में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन से राज्य कहाँ कहाँ हैं। तो दक्कन का पठार का जो क्षेत्र है वो है, ये अक्सर दक्कन का पठार जो काली मिट्टी के लिए फेमस रहता है, कपास की खेती होती है इधर, और भी पहाड़ियाँ हैं। तो दक्कन के पठार में जब अभी हिमालय की तो हमने बात कर लिया था, दक्कन के पठार में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैप बना रहा हूँ जिसमें दक्कन का पठार भी होगा और आपके तटीय मैदान दोनों कवर होंगे। ये हमारी पूर्वी घाट है और पीछे हमारा ये है इधर पश्चिमी घाट। ये दक्कन का पठार का एरिया है। दक्कन का पठार है, पूर्वी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी है। अक्सर एग्जाम में आपके हमेशा पूछता है कि पश्चिमी पहाड़ी जो होती है या पश्चिमी घाट का क्षेत्र जैव विविधता के मामले में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। उसका रीजन क्या भी बता रहे हैं हम आपको। इधर का जो एरिया है वो पूर्वी तटीय मैदान, और ये है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान है। तो दक्कन के पठार के ही पूरब साइड में पूर्वी पहाड़ी, पश्चिम में पश्चिमी पहाड़ी। जब हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जो चलती हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं इनसे टकराने के बाद अरब सागर से होते हुए, तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ करती हैं, इसलिए यहाँ की जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी पहाड़ी की। पूर्वी पहाड़ी है इधर,
तटीय मैदानों की अगर हम बात करते हैं, चूँकि तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो तटीय मैदान में प्राकृतिक जो ये कटे फटे क्षेत्र हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह की होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है पूर्वी तटीय मैदान में। और पश्चिमी तटीय मैदान में, जहाँ आपने सुना होगा मुंबई का जो नहावा सेवा भी मतलब कुछ साल पहले बना था, तो नहावा सेवा काफ़ी फेमस था और बहुत ही व्यस्त भारत का जो बंदरगाह है उसको माना गया है। और चेन्नई का ये इधर तट है। एक क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले, लगभग समीक्षा अधिकारी के या पीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा था कि भारत की जो गहराई मापी जाती है वो किस तट से, समुद्र तल की गहराई थी, ऐसा क्वेश्चन था। आप देख लीजिएगा किस सन में है, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो चेन्नई तट से ही उसकी गहराई मापी जाती है, भारत के समुद्री जो गहराई है। तो दक्कन का पठार हो गया, पूर्वी पहाड़ी, पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय मैदान। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ जुड़ते हैं वो कौन सा क्षेत्र है। तो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ जुड़ेंगे वो नीलगिरी का जो क्षेत्र है, आप सुने होंगे नीलगिरी के क्षेत्र में ही पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान दोनों आपस में मिलते हैं, जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है दोदा बेटा। कभी कहीं लिखा रहता है डोडा, दोदा जो भी है, आप उसमें ज़्यादा नहीं करना है, डोडा या दोदा भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में। और नीलगिरी के बाद है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अन्नामलाई। और इधर का क्षेत्र जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम की पहाड़ी। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, कार्डमम को कहीं कहीं इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ के इलायची उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, इसके आधार पर इसको कभी कभी कार्डमम या इलायची की पहाड़ी का नाम दिया जाता है। अन्नामलाई की चोटी दिख रहा है सर, अन्नामलाई की चोटी है अनईमुदी। दक्षिण भारत की अगर क्वेश्चन आया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनईमुदी है, जो कहाँ पे है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में। और अगर दूसरी चोटी की बात करें कि भारत के जो दक्षिण का पठार है, जो दक्षिण का क्षेत्र है, वहाँ पे दूसरी सबसे चोटी कौन सी है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पहली अनईमुदी, दूसरी डोडा बेटा। तो ये तटीय मैदानों की हमने बात किया, पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। अगर इसको पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को कभी कभी एग्जाम में कुछ और तरीके से भी पूछ लेता है कि किस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है हमारा, ये पूर्वी तटीय मैदान है, अभी देखा आपने। तो इधर का जो एरिया है, ये गुजरात का कच्छ का रण है, ये महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, और महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, महाराष्ट्र है, गोवा का क्षेत्र है, फिर कर्नाटक है, इधर पर केरल है, इधर तमिलनाडु है, इस तरह से क्षेत्र हैं। तमिलनाडु के बाद इधर है आपका आंध्र प्रदेश, इधर है उड़ीसा। तो इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी जब आप पॉलिटिकल देखेंगे तो उसमें चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी, जब भारत का मैं राजनीतिक नक्शा जिसको बोलते हैं वो बनाऊंगा। तो अभी तो बता रहा हूँ कि तटीय मैदानों को भी किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये गुजरात का क्षेत्र है, तो गुजरात से लेकर, या कभी कभी गुजरात ऑप्शन में नहीं आया तो मुंबई आएगा, तो गुजरात से गोवा का जो क्षेत्र है इसको कोंकण तट कहते हैं। गोवा से मंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ता है, तो कोंकण, फिर इस वाले एरिया को कन्नड़। मंगलुरु से तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है, केरल तमिलनाडु का जो एरिया है, इसको कहते हैं मालाबार तट। तमिलनाडु से
जो यहाँ पे है कृष्णा, गोदावरी, महानदी है, इधर कावेरी नदी है आपकी, कावेरी नदी है। जब नदियों की चर्चा करेंगे तो और अच्छे से बताएंगे आपको। तो मालाबार तट है, कोंकण तट, कन्नड़, मालाबार। इधर की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट है, गोदावरी से कृष्णा तक का, कृष्णा से गोदावरी तक का क्षेत्र जो है कोरोमंडल, ठीक है, कृष्णा है। कोरोमंडल, इधर कृष्णा या गोदावरी मंडल भी कह देते हैं, और इधर उत्तरी सरकार। कभी कभी एग्जाम में ये क्षेत्र नहीं देता है, तो कोरोमंडल का क्षेत्र आप याद रखिएगा कि कोरोमंडल आंध्र प्रदेश तक का जो एरिया कोरोमंडल माना जाता है, वहाँ से के लिए ट्रेनें भी चलती हैं, कोरोमंडल ट्रेनें। तो कोरोमंडल तट है, उत्तरी सरकार है, कोंकण तट है, कन्नड़ है, मालाबार तट है। ये आपके तटीय मैदान की हमने चर्चा आज हमने कर लिया। तो कौन से क्षेत्र हो गए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों में हमने बात किया, राजस्थान का मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी क्षेत्र का मैदान है। मध्य उच्चवर्ती भूमि की बात किया, जिसमें मालवा का पठार जो अरावली के बाद है, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। दक्कन के पठार की बात हमने कर लिया कि दक्कन के जो क्षेत्र हैं इधर दक्षिण साइड में। तटीय मैदानों की बात कर रहे हैं तो उसमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की चर्चा कर लिया। तटीय पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है। अब आते हैं अपने द्वीप समूहों के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अंडमान निकोबार है, ये अंडमान और ये निकोबार। एक तो बताया ही था, दक्षिणतम बिंदु बता दिया था आपको, इंदिरा पॉइंट। दो ज्वालामुखी द्वीप हमारे यहाँ पाए जाते हैं, एक है नारकोंडम और एक है बैरन। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी का है और बैरन जो अभी हमेशा उसमें कभी कभी उद्गार होते रहते हैं, तो बैरन हम एक्टिव ज्वालामुखी क्षेत्र है, वो बैरन इधर है। ये अंडमान के क्षेत्र में कुछ 200 से ज़्यादा, 247 कहीं 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 कुछ दिया रहता है, द्वीप पाए जाते हैं। तो आप आंकड़े पर ना जाके बस इतना ध्यान रखिए कि 200 से ज़्यादा जो क्षेत्र द्वीप पाए जाते हैं वो अंडमान के क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, जिसमें से अंडमान निकोबार एक द्वीप है जहाँ पर जनजीवन है। कुछ एग्जामों में पूछा था, जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ वहाँ में भी पूछा कि एक जनजाति के बारे में पूछा था कि वो जनजाति कहाँ से रिलेटेड थी, तो अंडमान निकोबार से वो चीज़। और पिछले पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा था कि सेंटिनलीज जो जनजाति है वो कहाँ से है, तो वो भी अंडमान निकोबार से थी। एक और क्वेश्चन इसी से बन के आया था कि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कौन से जनजाति ने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी तो सेंटिनलीज थी। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप। अब अंडमान निकोबार से एक क्वेश्चन बन जाता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप है, इधर हमारा मालदीव है, ये द्वीप इधर हैं, लक्षद्वीप, मालदीव, इधर श्रीलंका है, और यहाँ पे ही श्रीलंका से यहाँ पे आने के, श्रीलंका से और भारत का जो दक्षिण क्षेत्र यहाँ पे पंबन द्वीप है। आप जब कभी जाएंगे तमिलनाडु घूमने तो ये पंबन द्वीप बहुत फेमस है, वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन भी जाती है, गाड़ियों से भी जो लोग घूमने जाते हैं, वो एक अच्छा प्लेस है, घूमने लायक प्लेस है पंबन द्वीप। आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जो पत्थर के अवशेष हैं कुछ अभी भी दिखने को मिलते हैं, वो तैरने वाले पत्थर जो आपने कभी सुना होगा वो भी यहाँ पे दिखते हैं।
तो ये पंबन द्वीप है, नारकुंडम है, पंबम है। नारकुंडम तो वो जलवायु ज्वालामुखी था। ये पंबन द्वीप है जो काफ़ी फेमस रहा है यहाँ पे, अंडमान तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो हमने चर्चा कर लिया हिमालय क्षेत्र की, मैदानी क्षेत्र की, उच्चवर्ती भूमि की बात हो गई, दक्कन के पठार की बात हो गई, तटीय मैदान हमने देख लिया, अंडमान निकोबार। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे भारत के फिजिकल मैप को कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है और कहाँ पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर्वत श्रेणी है, पूर्वी तट कैसा है, पश्चिमी तट हमारा कैसा है, क्यों उसका बंदरगाह जो हमारे हैं वो पूर्वी तटों में अच्छे हैं, पश्चिमी तटों में जो बनाए गए हैं वो नारकुंडम नाहवा सेवा है, मुंबई का जो बंदरगाह है इधर पूर्व, क्योंकि इधर जो नदियाँ जो बहती हैं उसके कारण ये सब डिसाइड हो रहा है कि नदियाँ यहाँ पे अपना जो अवसाद ला के छोड़ती हैं वो नहीं, पश्चिमी तटी पे नहीं, वहाँ पे एक जलप्रपात जैसा बनता है और पूर्वी तटीय मैदान में वो डेल्टा बनाती हैं। इतनी चीज़ों की चर्चा हमने कर लिया। एक चीज़ हम बताएंगे आपको, जो यहाँ की चट्टानों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन सी चट्टानें हैं। अभी जो समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन हुआ तो उसमें पूछा था एक क्वेश्चन, आप लोग अगर देखेंगे पेपर उठा के, तो भारत में कोयले का जो क्षेत्र पाया जाता है, ये क्वेश्चन से ही मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि कोयले का क्षेत्र है वो किस जगह पाया जाता है। तो वो आंसर उसका होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। दोस्तों मैं इस सारी चीज़ों को इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो प्रेम सर आप लोगों को बताए होंगे कि आप लोग को कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी और चीज़ें अच्छे से और डिस्क्राइब करके समझाई जाएगी, जिसमें आपको कोई शिकायत नहीं रहेगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझाएगा। इसलिए सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में आने के पर्पज़ से भी हैं, आ भी सकती हैं। तो कोयले का क्षेत्र क्वेश्चन आया था गोंडवाना लैंड से है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ रहे कि कोयले का क्षेत्र कहाँ पे है, गोंडवाना लैंड पे। जो धात्विक और धात्विक खनिजें जो पाई जाती हैं, सोना चांदी और भी जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो कहाँ हैं, वो इन चट्टानों के माध्यम से ही होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा, जब उद्योग में पढ़ाऊँगा तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी मतलब खनिज पाए जाते हैं, अगर आप इन चट्टानों को समझे रहेंगे तो उन खनिजों के बारे में आप तुरंत समझ जाएंगे। तो चट्टानों के में एक होता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें वही हैं जो गोंडवाना लैंड के समय, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अंगारा गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड के समय जो चट्टानें थी, यानी कि जो मूलभूत चट्टानें हैं, उसी को आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। आर्कियन चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें वो होती हैं। ये क्या होती हैं? ये मूलभूत चट्टानें होती हैं, मूलभूत चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में वर्षा के कारण, धूप के कारण जब इसमें विखंडन की क्रिया होगी, यानी सेल टूटेंगे, पत्थर टूटेंगे, तो वो नदी के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होंगे। जब एक जगह होगा तो आर्कियन क्रम से निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनेंगी। फिर कुडप्पा और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो अब देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें मूलभूत चट्टानें थी, इसलिए यहाँ पे जीवाश्मों के अवशेष नहीं पाए गए, इसलिए यहाँ कोयले के अवक्षेप नहीं मिलेंगे। इस एक क्वेश्चन को बताने के लिए मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ। कभी कभी अब जब उद्योग पढ़ाऊँगा तो इसको एक बार मैं फिर से समझाऊँगा और सारी चीज़ें इसी उद्योग को सारी इसी से रिलेट कर दूँगा। उद्योग में जो खनिज पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें इसी से संबंधित रहेंगी। आप खनिज बहुत आसानी से समझ जाएंगे, खनिज के क्षेत्रों को। धारवाड़ क्रम की चट्टानों, जब चूँकि मूलभूत चट्टानें हैं, जीवाश्म नहीं रहे, तो जब उनका निक्षेपण हुआ, जो चट्टानें बनी, तो उसमें भी जीवाश्म नहीं है, तो ये भी जीवाश्म रहित हैं। कुडप्पा इन्हीं के बाद है, जीवाश्म रहित ये भी हैं। उसके बाद आप लोग युगों की जब चर्चा मैं करूँगा फिजिकल ज्योग्राफी में, तो कार्बोनीफेरस और इस तरह के जो युग आते हैं, हिम युग आते हैं। उसके बाद कुछ जीवन का प्रारंभ जब स्टार्ट होता है
तो पेड़ पौधों से ही क्रम स्टार्ट होगा, पेड़ पौधों के क्षेत्र होंगे, उन पर रहने वाले जीव जंतु होंगे। जब वो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं कहीं, तो धीरे धीरे उनके निष्कर्षण से जो अवशेष बन जाते हैं वही, तो इसमें जीवाश्म अब पाया जाएगा। तो मैंने कहा आपसे कि जब जीवाश्म में पाए जाएंगे तभी उनके अवशेषों से कोयले का निर्माण होगा। तेल जो होते हैं हमारे, जो खनिज तेल होते हैं जिसमें ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें ही इन्हीं से मिलती हैं। इसीलिए इनको एक निश्चित समय के लिए या निश्चित क्षेत्र के लिए कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए ही है वो, अगर आप उसका ज़्यादा खनन करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगी, जिससे ऊर्जा की ज़रूरतों में दिक्कत होगी। और इस समय इसीलिए अपनी गवर्नमेंट या कह सकते हैं विश्व की जो भी सरकारें हैं वो सौर ऊर्जा की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित समय है, कितने समय तक है। अगर आप उनका बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवानालैंड में जीवाश्म जब पाए जाएंगे तब तो यहीं पे अब कोयले का निक्षेप होगा। तो ये इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर अभी जो एग्ज़ाम होंगे यूपीपीसीएस प्री 2020 का, और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें खनिजों से संबंधित क्वेश्चन होंगे तो आ सकते हैं, ये संभावना बन सकती है। आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, वीडियो को एक क्लास को एक क्रम से देखते रहिएगा, तो शायद आपके ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों एक बार फिर से अगर आप भूल गए हों देखते वीडियो को और ध्यान नहीं आया, क्लास में बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए हों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे ये हमारी 100% एनर्जी को और बढ़ाता है। उसके बाद एक आखिरी चर्चा हम करने जा रहे हैं आपसे आज के वीडियो की। आगे हम जो चर्चा करेंगे अगली वीडियो में वो जलवायु से संबंधित होंगी। आज एक अंतिम चर्चा कर लेते हैं आपसे। सारी चीज़ें तो कहेंगे कि सर सारी चीज़ें तो आपने बता दिया, ये क्षेत्र वो क्षेत्र, सर ये है कहाँ? तो मैं उन 28 राज्यों की चर्चा आप करने जा रहा हूँ आपसे। उन 28 राज्य कौन कौन से हैं उनकी चर्चा अब आपसे करने जा रहा हूँ। जो ऊपर का क्षेत्र जो पाया जाता है, अक्सर आपने देखा भी होगा मैप में, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद समझ में ना आए तो 1-2 बार से ज़्यादा देखिए। जब समझ में आ जाए तो उसके बाद आप अपने जो एटलस बुक है, वो मैप का जो भी नक्शा जहाँ से भी आपके संसाधन मिलते हैं ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का जो क्षेत्र हुआ, हमने बताया था हिमालय के क्षेत्र में ही जम्मू कश्मीर है। ये पॉलिटिकल के बारे में चर्चा करेंगे, भारत के राजनीतिक मानचित्र की। जम्मू कश्मीर है, इधर आपका पड़ जाएगा, एक क्रम से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, इधर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो एरिया पड़ जाता है आपका यूपी और बिहार का क्षेत्र पड़ जाता है। यहाँ आपका जो उठ है भाग सिक्किम, सिक्किम से एक क्वेश्चन बनेगा अभी, अब मैं आपको बताऊंगा सिक्किम से क्या रहेगा। बिहार है गया, सिक्किम हो गया आपका, इधर आपका एरिया जो है वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। अब आप पश्चिम क्षेत्र के थोड़ा सा आइए तो हिमाचल प्रदेश से ही सटा इधर चंडीगढ़ का एरिया पड़ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो दोस्तों मैप लेके बैठिएगा, एटलस लेके, और इस वीडियो को देखते समय इस जगहों को जो मैं बताते जा रहा हूँ एक बार देखते चलिएगा। चंडीगढ़ हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा में ही एक इधर जो टच करता हुआ भाग है वो दिल्ली से भी हरियाणा से भी टच करता है और यूपी से भी, वो दिल्ली है। चंडीगढ़ के बाद आपका इधर का जो एरिया पड़ जाएगा वो राजस्थान, अरावली श्रेणी की हमने बात किया था, आपको याद होगा। गुजरात का ये कच्छ का क्षेत्र है, तो गुजरात,
पश्चिम की तरफ आइए तो महाराष्ट्र का ये एरिया है पूरा, महाराष्ट्र। यहाँ आपको याद होगा दमन द्वीप, जब केंद्र शासित प्रदेश हमने पहले वीडियो में बताया था कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को एक कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश में। तो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप यहाँ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा है गोवा, कर्नाटक। इधर का जो क्षेत्र है यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, ये एरिया जो पड़ गया। एक नदी जो बहती है कावेरी नदी, अक्सर विवादित नदी है वो भारत में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी विवादित है, कौन सी केरल कावेरी नदी में किन किन राज्यों का विवाद है, तो कर्नाटक का, तमिलनाडु का और केरल का, ये तीनों है इसका आंसर। इधर का हुआ तमिलनाडु के बाद थोड़ा गला खराब है दोस्तों, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर का एरिया जो है वो उड़ीसा, उसके बाद बीच में यहाँ है मध्य प्रदेश, कर्नाटक से ही आंध्र प्रदेश से एक एरिया अभी जो अलग हुआ था वो तेलंगाना, यहाँ पे तेलंगाना, महाराष्ट्र से ये एरिया छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब हैं राज्यों के क्रम में। सेवन सिस्टर का आप लोग ने दोस्तों नाम सुना होगा, सेवन सिस्टर। तो सिक्किम को लेके वो सेवन सिस्टर या 7 भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिसमें से ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका नागालैंड, इधर का एरिया जो है वो आपका मणिपुर, मिजोरम, इनसे सटा जो एरिया है वो म्यांमार है। म्यांमार जो अलग एक देश है जिसको पहले बर्मा कहते थे, पर म्यांमार, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। अभी बीच में आपको बताया था मैं त्रिपुरा। सॉरी दोस्तों, अगर पिछली वीडियो में हमने मेघालय का पठार नहीं बताया तो उसको देख लीजिएगा, वो मेघालय का पठार है, कहीं दिमाग से स्लिप कर गया था, वो मणिपुर का बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शायद मणिपुर बताया कि मेघालय। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में एक बार कंफर्म, वो मेघालय का पठार इधर है। तो मेघालय, मणिपुर, तो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम, ये हमारे 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। बाकी 28 राज्य हैं। पुदुचेरी यहाँ पे है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारा चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हमने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अब 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। एक क्वेश्चन आता है चुम्बा घाटी से, आप लोग बहुत पहले सुने होंगे, चुम्बा घाटी से जो चाइना के साथ विवाद हो रहा था, वो कहाँ से क्षेत्र है, वो सिक्किम के पास में एक क्षेत्र है चुम्बा घाटी। इधर के एरिया को चिकन नेक बोलते हैं। आप लोग कभी भी सुनेंगे कि चिकन नेक क्या है, मुर्गी की गर्दन, हाँ वही चिकन नेक। चिकन नेक। तो चुम्बी घाटी जो है ये सिक्किम का ही एरिया है, जहाँ से बहुत ज़्यादा विवाद रहा। चाइना ने अपना इस पर अतिक्रमण जमाने की, अपना अधिकार जमाने की कोशिश किया, जिसको भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और इस पर अपना अभी भी है अधिकार क्षेत्र, जिसकी वजह से हम पूर्वोत्तर के सारे राज्यों पे अपना कंट्रोल उसका यहाँ से देखभाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तिब्बत के क्षेत्र में भी जो चाइना की जो गतिविधियाँ हैं वो भी हम यहाँ से उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आज भारत के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप की चर्चा आपने देख लिया है, सारे मैप के, और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हमने चर्चा कर लिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा, देखा। एक बार आप वीडियो को ना समझ में आया तो 2-3 बार इसको देखिए, उसके बाद अपने एटलस को मैप उठा कर देख लीजिए, और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों प्रेप एकेडमी पे आपका स्वागत है और धन्यवाद, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।